नमस्ते बच्चों। चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते थे वो हम लोग देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे ना, उसी में आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग मोल कंजर्व कराने वाला क्वेश्चन कर रहे थे, अगर याद हो तो एक और क्वेश्चन वैसा करते हैं हम लोग। लिखते हैं, वहां पर लिखो, क्वेश्चन लिखो एन ओपन सिलेंडर contains air at 1 atm pressure. A glass tube of volume 25 liter containing air at 20 atm pressure is kept inside, and the cylinder is closed. Now the glass tube cracks and pressure inside the cylinder becomes 1.4 atm. Calculate volume of cylinder. मैं समझा देता हूँ क्या हुआ है। एक सिलेंडर है, ओपन सिलेंडर है। ओपन है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वही यहाँ का भी प्रेशर होगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, तो यहाँ का भी प्रेशर 1 atm होगा। अब बोला गया है कि इसमें हम लोग एक ग्लास ट्यूब रख रहे हैं। एक ग्लास ट्यूब यहाँ हमने रख दिया। इस ग्लास ट्यूब के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर एयर है। इस ग्लास ट्यूब का वॉल्यूम 25 लीटर है और इसमें जो एयर है उसका प्रेशर है 20 atm, ठीक है। इसको रखने के बाद इसको क्लोज कर दिया गया। क्लोज होने के बाद ये ग्लास ट्यूब क्रैक कर गया तो होगा क्या कि यहाँ जो एयर है वो निकल के पूरे में फैल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो बोला गया कि फिर वहाँ इसका जो प्रेशर है वो 1.4 atm हो गया। यहाँ पे एयर का प्रेशर हो गया 1.4 atm, ये बोला गया है। तो बताना है इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने का इसको। चलिए, हो गया सॉल्व। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। किसका? सिलेंडर का। ये जो सिलेंडर है बड़ा वाला, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो होगा क्या कि ग्लास ट्यूब क्रैक हुआ है तो यहाँ जो एयर था वो निकल के मिक्स हुआ है, जिससे यहाँ का प्रेशर 1 atm से बढ़ के 1.4 atm हो गया है, ठीक है। तो होगा क्या कि मोल्स तो कंजर्व रहेंगे ना, कुछ बाहर से यहाँ अंदर आ नहीं रहा है, यहाँ से कुछ बाहर जा नहीं रहा है। ये क्रैक हुआ तो यहाँ की एयर निकल के इसमें मिक्स हुई। सिलेंडर के तो अंदर ही है ना, सिलेंडर से तो बाहर गया नहीं। तो होगा क्या, हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जितना मोल था, इस ग्लास ट्यूब के अंदर जितना मोल एयर का था, प्लस इस सिलेंडर के अंदर जितना मोल एयर का था, वो फाइनल मोल जो सिलेंडर के अंदर होंगे उसके बराबर होना चाहिए। मतलब N1 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? फाइनल मोल्स। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना, बोलिए कोई दिक्कत? चलिए, यहां पे कितने मोल्स होंगे? मोल्स क्या होता है?
पीवी बाई आर टी। अच्छा, टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, कांस्टेंट लेना ही है तब टेम्परेचर, ठीक है, वैसे बोल देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग कांस्टेंट ही लेंगे, है ना। तो पीवी अपॉन आर टी ये नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहाँ का प्रेशर कितना है, यहाँ का प्रेशर हमें बताया गया 20 atm। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, तो 25 लीटर हमें बताया गया है वॉल्यूम, 25 लीटर अपॉन आर टी हालांकि कैंसिल ही हो जाना है, प्लस यहाँ पे कितने मोल थे, तो यहाँ पे प्रेशर पहले कितना था, तो 1 atm था। वॉल्यूम कितना, तो V हमें निकालना है, तो वॉल्यूम कितना लेंगे, तो V अपॉन आर टी इज इक्वल टू, आर टी इसके लिए भी वही होगा, इज इक्वल टू फाइनल मोल्स। तो फाइनल मोल्स क्या हो जाएंगे, तो पूरे सिलेंडर में अब एयर है और उसका प्रेशर हमें बता दिया गया 1.4, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो V अपॉन आर टी। यहां से सॉल्व करके V निकाला जा सकता है, बट एक बार सोचिए, क्या हम लोग कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या हमने कोई मिस्टेक की है इसमें। इक्वेशन जो हमने बनाया है, क्या उसमें कहीं कोई गड़बड़ी है। अभी यहां से आंसर निकाल दे तो क्या सही आंसर आएगा। एक गड़बड़ी हमने की है, क्या गड़बड़ी की है, ये वॉल्यूम, ये जो मोल्स हैं ये किसके मोल्स थे, कौन से मोल्स थे, तो सिलेंडर में पहले जो एयर था उसका मोल्स था, है ना। सिलेंडर में पहले जो एयर था उसके लिए वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर तो ठीक है 1 atm है, बट उसके लिए वॉल्यूम कितना है। सिलेंडर के अंदर जो एयर है क्या वो इस वॉल्यूम में जा पाएगा जहां पे ग्लास ट्यूब रखा गया है। जब तक ग्लास ट्यूब क्रैक नहीं किया है, ये क्या है N1 क्या है, ग्लास ट्यूब के क्रैक करने के पहले वाले ग्लास ट्यूब जो क्रैक कर रहा है उसके क्रैक करने के पहले ग्लास ट्यूब में जितने मोल थे वो है N1, उसके क्रैक करने से पहले सिलेंडर में जितने मोल थे वो है N2। तो N2 क्या है, क्रैक करने से पहले यहां पे एयर का कितना मोल। तो क्रैक अगर नहीं किया है तो यहां जो एयर है वो इस ग्लास ट्यूब में तो जा नहीं सकता, तो उसके लिए वॉल्यूम कितना होगा, तो ग्लास ट्यूब को हटा के जो वॉल्यूम बचा है वही तो वॉल्यूम होगा। ग्लास ट्यूब तो सिलेंडर के अंदर ही रखा हुआ है ना, नहीं बात समझ में आ रही है ना। इस एयर के लिए वॉल्यूम कितना है, ये इसके अंदर नहीं जा सकता, यहीं तक जा सकता है ना। तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ग्लास ट्यूब का वॉल्यूम हटा देंगे इस सिलेंडर के वॉल्यूम से, ये V हमने क्या माना, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पहले जो एयर सिलेंडर में था उसके लिए वॉल्यूम V नहीं है, उसके लिए वॉल्यूम V माइनस 25 है। 25 लीटर इस ग्लास ट्यूब का वॉल्यूम है ना। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ V ना होकर यहाँ क्या होगा, V माइनस 25। हाँ, बाद में यहाँ वॉल्यूम V होगा। क्यों बाद में यहाँ वॉल्यूम V होगा, क्योंकि ग्लास ट्यूब क्रैक कर गया है, अब एयर पूरे में ग्लास ट्यूब के अंदर भी जा सकती है, तो उसके लिए वॉल्यूम ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। समझे बात नहीं। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से जो V आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझ आ रहा है ये, बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, सॉल्यूशन एक लाइन का ही है, इसको बस सॉल्व करना है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। आरटी तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ के क्वेश्चन होते ही ऐसा है, देखने में बड़े लगते हैं, होते बहुत बड़े नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए। एक और क्वेश्चन करते हैं।
डिफरेंट तरीके का, मोल्स कंजर्व कराने वाला नहीं, डिफरेंट तरीके का। आप सोचिए क्या अप्रोच लगाना चाहिए, करिए, फिर मैं बताऊंगा, है ना। लिखिए, एन ओपन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 20 ऑफ वॉल्यूम 20 नहीं, 25 नहीं लेते, वॉल्यूम 10 लीटर contains air at 300 Kelvin. Now the container is heated up to 400 Kelvin. Calculate volume of air expelled out from the container at 400 Kelvin and 1 atm pressure. मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम हमें बताया गया 10 लीटर, है ना। ओपन कंटेनर है तो इसमें जो एयर होगा उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm के बराबर होगा। अभी यहाँ जो एयर है उसका टेम्परेचर हमें बताया गया है 300 केल्विन, बट फिर बोला जा रहा है कि हम लोग इसको हीट कर दे रहे हैं और हीट करके इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा के 400 केल्विन कर दे रहे हैं। तो बताना है कितना वॉल्यूम एयर का इससे बाहर निकल जाएगा 400 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पे। चलिए सोचिए कुछ, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए आंसर निकालने का। आया आंसर? क्या चीज हमें लगानी चाहिए यहाँ पे? क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है? अच्छा, आपने क्या किया? मेरे ख्याल से आपने जो किया होगा वो ऐसा किया होगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 10 लीटर दिया गया है, T1 300 केल्विन दिया गया है, V2 आपने निकालना है और T2 400 केल्विन दिया गया है। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी, क्या होगा, 40/3, है ना, 40/3 लीटर। तो जो वॉल्यूम बाहर गया वो 40/3 माइनस आपने 10 कर दिया, तो ये हो गया 10/3 लीटर। मेरे ख्याल से ऐसा आपने किया है, ऐसा आपने आंसर निकाला है। अच्छा, ये चीज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 ये हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं? ये चीज कब लगेगी? इसको लगाने के लिए दो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या क्या? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। इसको लगाने के लिए क्या कांस्टेंट होना चाहिए? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर कांस्टेंट है क्या? तो प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, प्रेशर पूरे टाइम कितना है? 1 atm जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है क्या? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट तो मुझे नहीं दिख रहा है, नहीं। हीट करेंगे तो गैस निकलेगी इससे, है ना, गैस निकली तो यहाँ के जो नंबर ऑफ मोल्स थे तो चेंज हो गए, नहीं। और ये एक्चुअली पूछा ही गया है कितना गैस एक्सपेल आउट हो रहा है, तो एक्सपेल हो रहा है तो कुछ निकल रहा है ना गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट तो है नहीं, और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं है तो ये चीज हम लोग नहीं लगा सकते। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। कांस्टेंट क्या है? प्रेशर एक तो हमें दिख रहा है, और दूसरा क्या कांस्टेंट है? तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं, इसका वॉल्यूम 10 लीटर रहेगा ना, वो तो चेंज होगा नहीं। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये जो हम लोग V1 और V2 ले रहे हैं ये तो गलत हो जा रहा है ना, ये ऐसे नहीं होगा, है ना।
क्या कांस्टेंट है? प्रेशर और वॉल्यूम। और अगर ये दो कांस्टेंट हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? N1T1 इज इक्वल टू N2T2 ऐसा लगना चाहिए। N1T1 इज इक्वल टू क्या लगना चाहिए? N2T2 अगर P और V कांस्टेंट है तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में आंसर इसको सॉल्व करके आना चाहिए, इस चीज से आगे बढ़ के आंसर आना चाहिए। बट ये जो आंसर है ये भी सही आंसर है। अब बात ये है कि अभी हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया, अभी हमने बोला कि ये चीज सही नहीं है, और फिर अभी हम बोल रहे हैं कि 10/3 आंसर जो इससे आया है वो सही आंसर है। तो अनजाने में ही सही, हमने जो गलती की वो गलत नहीं था, मतलब अनजाने में सही हो गया वो चीज, है ना। हमने क्या किया इस चीज को, ये चीज तब लगेगी जब क्या क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने अनजाने में नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया। कैसे कर दिया? अच्छा, इस कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है तो वो कहाँ का वॉल्यूम है? कुछ एक बाउंड्री तो होगी ना? नहीं, कहाँ तक का वॉल्यूम बताए? जैसे कोई कंटेनर है, खुला हुआ कंटेनर, तो उसका वॉल्यूम आप बताते हैं तो कैसे बताते हैं? क्या मतलब हम कहाँ तक का वॉल्यूम माने? हम इसके अंदर ये वाला वॉल्यूम माने, मतलब बाउंड्री को टच करता हुआ है, अज्यूम करिएगा, है ना। ये वाला वॉल्यूम 10 लीटर माने, या फिर हम और ऊपर चले जाए, इस वॉल्यूम को 10 लीटर माने। कहाँ? एक कुछ बाउंड्री तो होगी ना, क्योंकि अगर ऊपर चलेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो बाउंड्री कहाँ है? उसके लेवल पे, है ना, यही बाउंड्री है ना। ये वॉल्यूम जो दिख रहा है आपको डॉटेड लाइन के अंदर, ये वॉल्यूम 10 लीटर है, ठीक है। तो इस चीज को अप्लाई तब हम लोग कर सकते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। तो हमने अनजाने में नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दिया और ये चीज अप्लाई कर दी। हमने क्या किया? हमने ये माना कि जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो एक तरह से भूल जाओ कि ये कंटेनर यहां पे है, एक इमेजिनरी कंटेनर है ये, मान लो एक क्या है, इमेजिनरी कंटेनर जिसका वॉल्यूम अभी 10 लीटर है, और ये ऐसा कंटेनर है कि इसको हीट करेंगे तो यहाँ का प्रेशर चेंज नहीं होगा। हाँ, इस कंटेनर का साइज बड़ा हो जाएगा, ऐसा हम लोग मान ले रहे हैं। ये इमेजिनरी कंटेनर हो गया हमारे लिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे तो इस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इस कंटेनर का साइज ही बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर जो गैस है उसका मोल चेंज नहीं होगा, उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। हीट करने से क्या होगा? इस कंटेनर का साइज बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर जो गैस पहले थी वो अब एक्सपैंड करके इतने वॉल्यूम में आ जाएगी, सो दैट प्रेशर कांस्टेंट रहे और मोल्स कांस्टेंट होगा। अगर ये एक्सपैंड कर गया है, इतने वॉल्यूम में आ गया है, तो उस इमेजिनरी कंटेनर का वॉल्यूम जो पहले 10 लीटर था वो अब कितना हो गया है कैलकुलेट करके, तो वो आया है 40/3 V2। ये बड़ा जो वॉल्यूम दिख रहा है ये कितना है? 40/3। और अब हमारा जो ओरिजिनल कंटेनर था उसके अंदर अभी भी 10 लीटर ही एयर रहेगा, क्योंकि हमारा कंटेनर कितने वॉल्यूम का है? 10 लीटर का। हमारा जो एक्चुअल में कंटेनर, जो इमेजिनरी नहीं, जो एक्चुअल में कंटेनर है उसका वॉल्यूम तो 10 लीटर था, वो तो 10 लीटर ही रहेगा। जो इमेजिनरी कंटेनर था वो बढ़ के उसका वॉल्यूम हो गया 40/3। हमारे कंटेनर के अंदर अभी भी जो वॉल्यूम है वो ये है 10 लीटर। तो जो बाहर निकला है वो कौन सा है? वो ये वाला है, बाहर ये वाला वॉल्यूम निकला है। कितना निकला है? तो पूरा वॉल्यूम हमें पता चल गया है 40/3, और ये कितना वॉल्यूम है? तो 10 है, और ये टोटल है 40/3। तो ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? 40/3 में से 10 माइनस कर दिया तो 10/3 आ गया, और यही वाला वॉल्यूम एयर का बाहर निकला है। समझ में आ रही ना बात? बोलिए, समझ में आया नहीं आया? तो ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन जो सोचना चाहिए था वो सोच के हमने नहीं लगाया, हमने बस लगा दिया। हालांकि ये बात अलग है कि वो सही हो गया है ना। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन बनाया जाता है, सेम इसी में एक और क्वेश्चन बनाया जाता है
क्या बनाया जाता है? कैलकुलेट वॉल्यूम नहीं, what fraction of air is expelled out from the container at 400 Kelvin and 1 atm pressure, ऐसा बोला जाता है। फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन एयर का एक्सपेल्ड आउट हुआ है, ये बोला जाता है। तो अब फ्रैक्शन निकालने बोला गया है, तो फ्रैक्शन अब हम लोग वॉल्यूम का नहीं निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। नहीं, वॉल्यूम क्या हो रहा है? एयर का वॉल्यूम 10 से बढ़ के कितना हो रहा है? 40/3 है ना। तो फ्रैक्शन जब बोल दिया जाएगा कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट, तो फ्रैक्शन अब हम लोग वॉल्यूम का नहीं निकालेंगे, फ्रैक्शन किसका निकालेंगे? यहाँ पे जितना एयर था उसका मोल पहले कितना था और बाद में कितना है, उससे फ्रैक्शन आएगा कितना फ्रैक्शन एयर बाहर चला गया, मोल का फ्रैक्शन अब निकाला जाएगा, है ना। और उसको कैलकुलेट करने के लिए ये चीज यूज किया जाएगा। पहले मान लेते हैं n मोल्स था और पहले टेम्परेचर था कितना? 300 केल्विन, बाद में n2 मोल्स हो गया और बाद में टेम्परेचर कितना हो गया? 400 केल्विन। तो n2 कितना आ जाएगा? n2 आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? 3/4n, सॉरी 3/4n, है ना। पहले n मोल थे, अब कितने हैं? 3/4n, तो निकले कितने? n - 3/4n, मतलब n/4 इतना एयर बाहर निकला। पहले अगर n मोल था, पहले n मोल्स थे, तो अब n/4 निकल गए हैं, बचे हुआ 3n/4। कहाँ बचे हैं? इस कंटेनर के अंदर 10 लीटर में, है ना। 10 लीटर में अब कितने बचे हैं? तो 3n/4। तो बाहर कितना निकला है? तो n/4। ये जो बाहर निकला हुआ है इसके मोल n/4 है, तो फ्रैक्शन बताना है n/4/n, मतलब 1/4 एयर बाहर निकला है। तो फ्रैक्शन जब बताना होगा तो किस चीज का बताएंगे? तो मोल्स का, वॉल्यूम का नहीं बताएंगे, है ना। वॉल्यूम के लिए क्वेश्चन में लिखा जाएगा स्पेसिफिकली कि कितना वॉल्यूम बाहर निकला, तब उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर फ्रैक्शन पूछा गया है तो मोल्स का ही फ्रैक्शन निकाल देंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मतलब सॉल्यूशन जो भी नोट करना है आपको। दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए हैं इसमें, तो दोनों को नोट अलग अलग कर ले, उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करता हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको किया जाए, सॉल्व किया जाए। Two containers of equal volume connected with each other contains air at 300 Kelvin. Now temperature of first container is maintained at 300 Kelvin and that of second container is increased and maintained at 400 Kelvin. What fraction of air will move
फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। ऐसा क्वेश्चन मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कंटेनर है, एक कंटेनर 1 है और दूसरा है कंटेनर 2। दोनों इक्वल वॉल्यूम के, ये भी बोला गया है, ठीक है। जो इसका वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम है। इन दोनों में एयर है, दोनों कनेक्टेड है, तो प्रेशर तो सेम होगा ही, ठीक है ना। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर 300 केल्विन था। इसको मान लेते हैं कंटेनर 1 और इसको मान लेते हैं कंटेनर 2। इनिशियली दोनों का टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन, ठीक है। अब क्या किया गया, इसका टेम्परेचर तो हम लोग 300 केल्विन मेंटेन रख रहे हैं, बट इसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं और बढ़ा के कर दे रहे हैं 400 केल्विन। अच्छा, बढ़ाने से क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। नहीं, यहाँ पे जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, तो गैस मूव करके इधर आएगी। तब तक आएगी जब तक दोनों का प्रेशर बराबर ना हो जाए। नहीं, तो गैस इधर से निकल के इधर आ रही है, ये हमें दिख रहा है, तो वही बताना है कितना फ्रैक्शन एयर का यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया है जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के 400 केल्विन कर दिया है। तब इसका हम लोग 300 केल्विन ही मेंटेन रख रहे हैं ना। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। अगर सही अप्रोच यूज करेंगे तो एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा, अगर सही अप्रोच नहीं लगाएंगे तो फिर लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो अप्रोच, यहाँ पे अप्रोच आप क्या ले रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स अप्रोच है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या लॉजिक हम लगाएं सो दैट आंसर बहुत इजीली आए। नहीं तो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर सही अप्रोच नहीं लगाएंगे तो हो सकता है हमारा जो सॉल्यूशन है बहुत लेंदी हो जाए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाए ना। और एग्जाम में तो हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है सारे क्वेश्चन, है ना। तो अप्रोच क्या होना चाहिए ये सोचिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालिए। चलिए, आया आंसर। चलिए, ये तो बात हो गई कि यहाँ का टेम्परेचर हम लोग 300 से बढ़ा के 400 करेंगे तो इधर का जो एयर है उसका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वो एयर निकल के इधर आएगी, इस वाले कंटेनर में जाएगी, तब तक जाएगी जब तक दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो इजी अप्रोच है वो ये है कि पहली कंडीशन की बात करते हैं, इस कंडीशन की, जब दोनों का टेम्परेचर कितना था? 300। दोनों का टेम्परेचर 300 था, उस टाइम की बात करते हैं। दोनों का टेम्परेचर सेम है 300, वॉल्यूम दोनों का सेम बताया ही गया है हमें, और कनेक्टेड है तो प्रेशर भी सेम होगा। प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो मोल्स भी तो सेम होने चाहिए। जितना मोल यहाँ पे उतना ही मोल यहाँ पे गैस का इनिशियली। ये बात क्लियर है। अब हो क्या रहा है कि हमने इसका टेम्परेचर 300 ही रखा, बट इसका टेम्परेचर 400 किया, तो कुछ गैस यहां से निकल के यहां आ गई, तब तक आई जब तक कि दोनों का प्रेशर फाइनली इक्वल नहीं हो गया। मतलब जो फाइनल प्रेशर है दोनों में वो सेम है, पी फाइनल, है ना। हाँ, लेकिन कुछ गैस यहां से निकल के यहां आ गई है, तो मान लेते हैं कुछ x मोल गैस निकल गया, तो यहां बचा कितना फाइनली? तो n-x, और x मोल जो निकला वो गया कहां? तो इस वाले कंटेनर में आया, तो यहां पे फाइनली कितने मोल हो जाएंगे? तो n+x। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर हो रही है कि x मोल गैस का निकल के यहां से यहां गया, तो यहां पे n+x मोल हो जाएंगे और यहां पे n-x मोल होंगे। हाँ, लेकिन फाइनली दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम। टेम्परेचर डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या वॉल्यूम दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो वॉल्यूम तो सेम दिया गया और वॉल्यूम तो हम लोग चेंज कर नहीं रहे, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा।
तो फाइनल कंडीशन में अगर दोनों कंटेनर को कंपेयर करें, दोनों कंटेनर को, तो उन दोनों कंटेनर का प्रेशर सेम है और उन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। P और V दोनों सेम है। दो अलग अलग कंटेनर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, है ना। P और V सेम है तो PV इज इक्वल टू होता है nRT। ये क्वांटिटी P भी सेम है और V भी सेम है दोनों कंटेनर के लिए। तो दोनों कंटेनर का अगर ये क्वांटिटी सेम है तो दोनों कंटेनर के लिए ये क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, थोड़ा अलग टाइप से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, अलग तरीके से हम लोग PV इक्वल टू nRT को यूज कर रहे हैं ना। एक ही कंटेनर नहीं, दो अलग अलग कंटेनर की बात कर रहे हैं। दो अलग अलग कंटेनर के लिए अगर ये क्वांटिटी सेम है तो ये क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, मतलब nRT की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब N1RT1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, N2RT2, और R तो कांस्टेंट ही है, कैंसिल हो जाएगा। N1T1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, N2T2। N1 वहां पे मोल कितना है, N+X। T1 वहां का टेम्परेचर फाइनल कितना है, 300 केल्विन, इज इक्वल टू N2 यहाँ के मोल, यहाँ कितने मोल है तो N-X, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है तो 400 केल्विन। इसको सॉल्व किया जाए, ये तो कैंसिल ही हो गया 100। 3n + 3x इज इक्वल टू 4n - 4x, है ना। 3n + 3x इज इक्वल टू 4n - 4x। तो x को उधर अगर ले जाए तो 7x इज इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू n/7। x की वैल्यू n के टर्म्स में आ गई, n/7, है ना। तो इनिशियली सेकंड कंटेनर में n मोल था और उधर गया कितना, तो n/7। तो फ्रैक्शन कितना गया, n/7 डिवाइडेड बाई n, मतलब 1/7 फ्रैक्शन चला गया। 1/7 फ्रैक्शन एयर का इस कंटेनर से निकल के इस कंटेनर में चला गया, है ना। सॉल्यूशन सिंपल सा, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, बट ये अप्रोच हम लोग को लगाना है, ये सोचना था हम लोग को, है ना। इस तरीके से सॉल्व करना है, ये सोचना था। अगर ये तरीका आप लगा लेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो यही चीज लेंदी हो जाएगी, है ना। चलिए, तो ये कुछ तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं ना। इसी तरह से और कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यही करना है, हमें देखना पड़ेगा क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, क्या चीज़ हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये आप सही से देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख पा रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व ना हो, या अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत लेंदी मेथड से सॉल्व हो रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब एक थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। एक चीज़ है, हालांकि आप लोग को फिजिक्स में पढ़ना है उसको, फ्लूइड्स में, फ्लूइड्स एक चैप्टर है, उसमें आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में उस चीज़ के बारे में। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में भी कभी कभी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं उस चीज़ को यूज़ करके। तो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग बहुत डीप पे नहीं जाएंगे। फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना ही है, हम लोग का जितना काम है उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। होता क्या है, आप एक कंटेनर लीजिए और कंटेनर में अगर आपने कोई लिक्विड रख दिया, एक कंटेनर आपने लिया
और कंटेनर में आपने कोई लिक्विड रख दिया, और लिक्विड यहाँ जो आपने रखा है उसकी जो हाइट है वो है h, ठीक है। तो लिक्विड अगर आपने रखा है तो लिक्विड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना नीचे की तरफ, तो लिक्विड नीचे पुल हो रहा है ना, तो लिक्विड का जो वेट है उसकी वजह से लिक्विड यहाँ जो नीचे बॉटम पे सरफेस है जिस पे लिक्विड रखा हुआ है उस पे फोर्स लगा रहा होगा, नहीं फोर्स तो लगाएगा ना ये लिक्विड। तो इस लिक्विड की वजह से इस जो बॉटम वाला सरफेस है उस पे फोर्स लग रहा है ना, इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ लिक्विड अगर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं? अगर कम लिक्विड रखेंगे तो कम फोर्स लगेगा। तो लिक्विड कितना रख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि यहाँ कितना फोर्स लग रहा है। अच्छा, यहाँ फोर्स लग रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया सॉरी, अगर एरिया से डिवाइड करते हैं तो हमें प्रेशर मिल जाएगा, नहीं? इसका मतलब है कि यहाँ प्रेशर लग रहा होगा। तो इस चीज को बस अभी याद रखिए कि अगर लिक्विड h हाइट का हम लोग रख रहे हैं, लिक्विड जिसका हाइट h है, तो उसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। कितना प्रेशर क्रिएट होता है? तो h रो g, जहां पे h क्या है? तो लिक्विड का हाइट, कितने हाइट तक हमने लिक्विड रखा है इस सरफेस से, जिस सरफेस पे निकालना है कितना फोर्स लग रहा है, तो इस सरफेस से कितने हाइट तक हमने लिक्विड रखा है। रो क्या है? तो इस लिक्विड की डेंसिटी है, रो है इस लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है। और जी जानते हैं आप लोग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर कितना हो रहा है? h रो जी। हाँ, ये प्रेशर तब है जब ऊपर कुछ नहीं हो, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, एयर भी ना हो, तब ये प्रेशर होगा h रो जी इस लिक्विड की वजह से। मतलब क्या? आप ऐसे देखिए, सेम यही कंटेनर, अभी लिक्विड हमने नहीं रखा है, ठीक है, अभी हमने लिक्विड नहीं रखा है, और यहाँ ये ओपन टू एटमॉस्फेयर ऐसा मानिए आप। ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर यहाँ कितना होगा? 1 atm, 1 atm प्रेशर होगा ना। तो इस सरफेस पे अभी कितना प्रेशर लग रहा होगा? सरफेस पे कितना लग रहा होगा? 1 atm लग रहा होगा ना। 1 atm लग रहा है, और अब हम लोग h हाइट तक लिक्विड भी रख दे रहे हैं, तो लिक्विड अपना अलग प्रेशर लगाएगा। कितना प्रेशर लगाएगा? h रो जी। तो ये लिक्विड भी प्रेशर लगा रहा है, और एयर का तो प्रेशर था ही, तो टोटल प्रेशर तो अब ज़्यादा होगा ना। अगर लिक्विड नहीं रहता तो 1 atm तो होता ही, लिक्विड के होने से और बढ़ेगा ना। कितना बढ़ेगा? h रो जी। तो टोटल प्रेशर, अगर यहाँ का प्रेशर 1 atm है तो यहाँ का प्रेशर 1 atm प्लस h रो जी होगा, नहीं? तो यहाँ 1 ना मान के इन जनरल हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ प्रेशर अगर P0 है, यहाँ बाहर एयर जो है उसका प्रेशर P0 है, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा? तो P0 प्लस h रो जी। बात समझ में आ रही है? यहाँ का प्रेशर, बॉटम का प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 प्लस h रो जी। यहाँ पे प्रेशर P0 है, तो बॉटम पे जो प्रेशर अभी लग रहा होगा वो होगा P0 प्लस h रो जी, ठीक है। तो इस चीज को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है हम लोग देखते हैं। पहले इतना सा आप वहां लिखिए, पहले वीडियो पॉज करिए और इतना सा वहां लिखिए, P इज इक्वल टू P0 प्लस h रो जी, ऐसे लिखिए ना। जहां पे h रो जी क्या है इसको स्पेसिफाई कर दीजिएगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए फिर लिखिएगा। लिक्विड के वर्टिकल हाइट के वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। लिक्विड के वर्टिकल हाइट के वजह से मतलब क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन में है ऐसा मान लें, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन में है ना, ठीक है, एक पैरेलल इस तरीके से लाइन है, ठीक है, इसके सरफेस के पैरेलल है। तो यहां से यहां पे भी तो कुछ डिफरेंस है लिक्विड का, नहीं? लिक्विड का एक कॉलम है ना, लिक्विड का कॉलम आप ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, दिखेगा ना। तो यहां और यहां का प्रेशर डिफरेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, यहां का और यहां का प्रेशर डिफरेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही लेवल पे है।
हॉरिजॉन्टली प्रेशर क्रिएट नहीं होता लिक्विड की वजह से, लिक्विड की वजह से वर्टिकली प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो एच हाइट है ये वर्टिकल हाइट होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली लिक्विड प्रेशर क्रिएट नहीं करता है। जितना प्रेशर यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, जितना यहाँ पे है उतना ही, अगर पैरेलल ले लें तो यहाँ पे आएगा, जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही है बात? कभी भी हॉरिजॉन्टली लिक्विड की वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जब भी क्रिएट होगा कैसे होगा? वर्टिकली। वर्टिकल हाइट एच होना चाहिए। अब वर्टिकल हाइट का मतलब क्या? जैसे ये जो कंटेनर है इसको हम लोग थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, इसको हम लोग इस टाइप से कर देते हैं, और ये मानिए कि लिक्विड टिल्ट नहीं हो रहा है ना, कुछ ऐसा लिक्विड है ये टिल्ट नहीं हो रहा, मान लेते हैं ऐसा एक बार के लिए, हजम नहीं हो रही है बात पता है, लेकिन मान लेते हैं ऐसा कोई लिक्विड है जो टिल्ट नहीं हो रहा है। आप कंटेनर को टिल्ट कर रहे हैं बट लिक्विड टिल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये हाइट एच है। अब ये वर्टिकल हाइट तो रही नहीं, ये तो स्लैंट हाइट हो गई है ना। तो इस पूरे हाइट एच की वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, इसका जो वर्टिकल हाइट है ये, इसी की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, इस हाइट की वजह से। ये अगर h है, ये वाला हाइट अगर h है, तो इस h के वजह से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, इस हाइट की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो गया h cos थीटा और ये हो गया h sin थीटा। तो प्रेशर इस लिक्विड की वजह से कितना क्रिएट होगा? तो इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है? h sin थीटा। यह हाइट कितनी हो गई? h sin थीटा। तो वर्टिकल हाइट की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। वर्टिकल हाइट कितनी? h sin थीटा इंटू रो इंटू जी। ये प्रेशर क्रिएट हुआ है इस लिक्विड की वजह से, और इसमें बाहर का प्रेशर P नॉट अगर ऐड कर दें तो हमें यहाँ बॉटम का प्रेशर मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा h जो होना चाहिए, h क्या होना चाहिए? वर्टिकल हाइट। चलिए तो पहले इसको नोट करिए, पहले इतना नोट करिए, और जब ये नोट कर ले तब उसके बाद इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है? किस चीज को? इस चीज को, ठीक है? पहले नोट करिए, पॉज करके वीडियो, फिर और बात करते हैं हम लोग आगे इसके। चलिए तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसका यूज क्या है, क्यों हम लोगों ने इसको पढ़ा, एक अलग सी चीज देखी। तो इसका यूज जो हम लोग बोलते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 760 mm ऑफ मरकरी, इस चीज को रिलेट करने के लिए इसको यूज करेंगे हम लोग। हालांकि जो 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है उसको हम लोग बैरोमीटर के हेल्प से निकालते हैं, बट वो थोड़ा सा समझने के लिए अजीब टाइप की चीज़ है, तो उसको उस तरीके से हम लोग नहीं समझते हैं, बैरोमीटर वगैरह से नहीं समझते हैं। एक सिंपल सा हम लोग समझते हैं क्या, 1 ATM इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्यों बोलते हैं? तो इसको सिंपल सा ऐसे समझिए, इसको सिंपल सा हम लोग ऐसा समझें कि एक कंटेनर हमने लिया और यहां अब हम लोग मरकरी रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? मरकरी। मरकरी लिक्विड होता है, ठीक है? और ये जो मरकरी हमने रखा है, ये कितना रखा है हमने? तो 76 सेंटीमीटर हमने रखा है मरकरी, ठीक है? मरकरी का जो कॉलम है उसकी जो वर्टिकल हाइट है, वो वर्टिकल हाइट कितनी है? 76 सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली एकदम वैक्यूम है, ठीक है? तो मरकरी अब यहाँ पे नीचे सरफेस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। कितना अप्लाई कर रहा होगा? तो H रो G से निकालेंगे, यूनिट को अगर सही से यूज करें तो हम लोग H रो G से आ जाएगा। तो H रो G से जो प्रेशर आएगा अगर उसको हम लोग ATM में कन्वर्ट करें तो वो 1 ATM ही आता है।
HROG से जो प्रेशर आएगा उसको अगर ATM में कन्वर्ट किया जाए तो कितना आएगा 1 ATM। मतलब बात समझ में आ रही है। अगर 76 सेंटीमीटर मरकरी का रखा जाए, मरकरी की डेंसिटी वैसे होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डाटा आप याद भी रख सकते हैं, डेंसिटी किसका, मरकरी का। अगर कभी क्वेश्चन में यूज़ करना होगा तो दिया जाएगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा, बट हम लोग अगर लेना चाहें तो ये ले भी सकते हैं। मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो H पता है हमें, डेंसिटी पता है हमें, और G की वैल्यू में पता ही है, उससे कैलकुलेट करेंगे प्रेशर, तो प्रेशर कितना आएगा 1 ATM। इसलिए हम लोग बोलते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 76 सेंटीमीटर बोलिए या फिर 760 mm बोल दीजिए, बात एक ही है। समझ में आ रही बात? अच्छा, एक चीज अब और, अगर यहां पे एयर होता जिसका प्रेशर 1 ATM होता, अगर यहाँ पे एयर होता जिसका प्रेशर 1 ATM होता और यहाँ 76 सेंटीमीटर कॉलम मरकरी का हमने रखा है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होता? अब यहाँ एयर है 1 ATM प्रेशर पे और यहाँ पे मरकरी है, तो अब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 प्लस HROG। और अगर ATM में ही आते हैं, ये P0 कितना है, 1 ATM है, और HROG से जो प्रेशर आएगा ATM में कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। मतलब टोटल कितना प्रेशर हो जाएगा, 2 ATM। समझे बात? नहीं, टोटल कितना प्रेशर हो जाएगा, 2 ATM। अब थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं। इस बार ये जो कॉलम लिया गया है इसकी हाइट मानते हैं 20 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, मरकरी ही है ये, और यहाँ एयर है 1 ATM प्रेशर पे, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो 1 ATM प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, अब यहाँ का प्रेशर बताना है कितना होगा। अब यहाँ पे प्रेशर कितना आ जाएगा, तो बाहर का तो 1 ATM है प्लस इसका कितना है, तो अब ये 76 होता तो 1 ATM लगाता, तो 20 है तो कितना लगाएगा, 1 ATM तो लगाएगा नहीं, कम लगाएगा, है ना। हाँ, HROG से कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ATM हमारे लिए, है ना। 76 सेंटीमीटर मरकरी है तो वो इक्विवेलेंट है हमारे लिए किसके, 1 ATM के। तो 20 सेंटीमीटर होगा तो कितने ATM के इक्विवेलेंट होगा, नहीं निकाल सकते। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/76 ATM। 1 mm of mercury is equivalent to 1/76 ATM। तो यहाँ पे कितना है, 20 mm of mercury है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो 20/76 ATM। तो ATM में प्रेशर कितना आ जाएगा, 1 + 20/76, ये ATM में प्रेशर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ATM में प्रेशर आया। अब एक चीज और कि अगर यहाँ का प्रेशर हम लोग को निकालना है तो हम लोग सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में ही बता दें। सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में क्या बता दें, ये जो 1 ATM यहाँ पे एयर का प्रेशर है, एक तरह से ये एयर अगर ना रख के यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी रख दिए होते तो भी तो 1 ATM प्रेशर ही यहाँ पे होता। नहीं, अगर यहाँ पे ये 1 ATM प्रेशर किसका है, एयर का है, एयर हटा के 76 सेंटीमीटर मरकरी का यहाँ रख देते तो भी तो प्रेशर 1 ATM ही होता ना। नहीं, बात समझ में आ रही है। तो एयर को हटा के हम लोग उसको किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये 1 ATM किसके बराबर है, 76 सेंटीमीटर। यहाँ 76 सेंटीमीटर मरकरी और यहाँ 20 सेंटीमीटर मरकरी, एक तरह से कितना हो गया, 76 + 20 मतलब 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आप दोनों यूनिट में बता सकते हैं, प्रेशर यहाँ का बताना है तो दोनों यूनिट में बता सकते हैं। ATM में बताना है तो इतना लिखेंगे, और वही अगर सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में बताना है तो 96 डायरेक्ट लिख देंगे। 1 ATM है, 1 ATM किसके बराबर होता है, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ 76 सेंटीमीटर मरकरी और यहाँ 20, टोटल कितना हो गया, तो 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। समझे बात, नहीं समझे? एक चीज और देखो इसमें,
ठीक है, एक ट्यूब है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, एयर। ट्यूब में यहाँ पे क्या है, एयर, ठीक है। ये क्या है, तो बीच में मरकरी रखा है और ऊपर भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, एयर का प्रेशर 1 atm है, ठीक है। और ये 20 सेंटीमीटर कॉलम मरकरी का रखा गया है। कोई दिक्कत इतने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये मरकरी यहाँ पे रुका हुआ है, ये मरकरी नीचे नहीं जा रहा है, ये मरकरी यहाँ पे रुका हुआ है, ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ये मरकरी यहाँ रुका हुआ है। तो यहाँ पे जो एयर है इसका प्रेशर कितना है ये हमें बताना है। यहाँ पे जो एयर है इसका प्रेशर कितना है ये हमें बताना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, हम लोग अभी देखें कि अगर लिक्विड का कॉलम है तो वो नीचे प्रेशर लगा रहा होगा, जो कि हम लोग निकाल सकते हैं। 1 atm ये है, मतलब 76, और ये 20 मतलब कितना, 96। अभी जो निकाले हम लोग, वहाँ पे नीचे कंटेनर का सरफेस था तो उस पर 96 लग गया था, कंटेनर के सरफेस पे 96 लग गया था। यहाँ जो 96 लगेगा वो किस पे लगेगा? यहाँ ये जो लिक्विड लगा रहा है प्रेशर 96, वो किस पे लगा रहा है? तो यहाँ पे जो एयर है उस पे लगा रहा है। यहाँ पे जो एयर है, एयर पे तो ये प्लेस्ड है, तो एयर पे ये प्रेशर लगा रहा है 96। अच्छा, क्या कोई मूवमेंट हो रहा है? क्या एयर मूव कर रही है? नहीं कर रही है। क्या लिक्विड का जो मरकरी का ये सरफेस है ये मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये मरकरी एयर पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स एयर भी तो इस पर लगा रहा होगा, तभी तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर कोई एक फोर्स ज्यादा हो जाता तो यहाँ मूवमेंट होने लगता। नहीं, अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाता, जो ऊपर कौन फोर्स लगाएगा इस पे? ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? तो एयर इस पे ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये किस पे फोर्स लगाएगा? तो एयर पे फोर्स लगा रहा है। इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऊपर से एक फोर्स नीचे की तरफ और एयर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। जो लिक्विड और एयर का जहाँ पे दोनों का इंटरलेसिंग है वहां की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर जो मरकरी है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है और अब एयर जो नीचे है वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो इस पॉइंट पे दोनों प्रेशर इक्वल होना चाहिए ना। प्रेशर को एक तरह से फोर्स समझिए, एरिया तो दोनों के लिए सेम ही होगा। फोर्स जितना ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तभी तो इसका मूवमेंट नहीं होगा। अगर कोई भी एक फोर्स ज्यादा हो गया, नीचे वाला ज्यादा हो गया तो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला ज्यादा हो गया तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये रुका हुआ है, ये पूरा सिस्टम इसी तरह स्टिल है, तो इसका मतलब जितना नीचे की तरफ फोर्स उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स, और फोर्स बराबर मतलब प्रेशर बराबर। नीचे की तरफ कितना प्रेशर लग रहा है, नीचे की तरफ हम लोग कितना प्रेशर यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से 76 और ये है 20, तो 76 प्लस 20 मतलब 96 नीचे लग रहा है। तो ऊपर भी कितना लगना चाहिए? 96। मतलब ये एयर ऊपर की तरफ कितना प्रेशर लगा रहा है? 96। एयर जो प्रेशर लगाता है वही एयर का प्रेशर होता है। मतलब यहाँ के एयर का प्रेशर कितना हम लोग बोल सकते हैं? 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। बोलिए, ये बात क्लियर हो रही है या नहीं? हम लोग इस एयर का प्रेशर कितना बोल सकते हैं? 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर ये 10 सेंटीमीटर कॉलम होता तब कितना बताते? तो 1 मतलब 76 और 10 मतलब 86, तो इस एयर का प्रेशर कितना हो जाता? 86। हमने 20 लेके निकाला है तो हम कितना बताएंगे? 96। चीजें क्लियर हो रही हैं ये? तो इसको यूज करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना। तो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए, पहले पॉज करके नोट करिए। नोट कर लिया? चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बातें करेंगे कि इसको यूज करके कैसे क्वेश्चंस गैसेस स्टेट में बनाए जाते हैं। 2-3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इसको यूज करके बनाए जाते हैं, वो हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोग असाइनमेंट जो पहले टॉपिक का असाइनमेंट है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो असाइनमेंट आप लोग लगा सकते हैं। कुछ लोग लगाए भी हैं ऑलरेडी, ट्राई कर रहे हैं कुछ लोग। कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है कुछ लोगों को, तो
फिर से उनको ट्राई करें और पहले टॉपिक का असाइनमेंट आप लोग लगाएं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं और इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।